डॉक्टर नीतू रानी आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज चलते हैं आज हम अपने अगले वीडियो की तरफ। UGC नेट JRF की अगली कड़ी पेपर नंबर 2 विषय हिंदी, जिसका पेपर कोड है 20। पेपर कोड क्या है उसका? 20। आज हम उसी के सिलेबस यानी उसके पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने पेपर फर्स्ट यानी जो सामान्य शोध अभिवृत्ति और शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित जो पेपर था उसके विषय में मैंने सविस्तार वर्णन कर दिया था। और इन सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखते जाइएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक भी देती जाऊंगी ताकि हर जो वीडियो है वो एक दूसरे से आप जोड़कर देख सकें। चलते हैं अपने अगले चरण की ओर। बात करते हैं हिंदी विषय के बारे में। इस हिंदी विषय को भी 10 यूनिटों में बांटा गया, यानी 10 इकाइयों में बांट कर हम देखते हैं। तो जल्दी से वो देख लेते हैं कि वो 10 यूनिट कौन कौन सी है। पहली यूनिट है यानी पहली इकाई है हिंदी भाषा और विकास। मेरे आपने देखा होगा कि शुरुआत ही मैंने जो है भाषा अपने वीडियोस की जो शुरुआत जो की है वो भाषा से की है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने भाषा से क्यों शुरुआत की। मैंने भाषा का अध्ययन आपसे शुरू से क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो हिंदी साहित्य की जो सीढ़ी है, जो हिंदी भाषा की जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो हिंदी भाषा से ही स्टार्ट होती है। तो मेरे वीडियोस को आप जरूर ध्यान से शुरू से देखिएगा ताकि मेरी हर चीज आपको समझ में आती चली जाए। तो पहली यूनिट ही क्या कह रही है? हिंदी भाषा और उसका विकास। यूनिट 2 है आपकी इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। यूनिट 3 साहित्य शास्त्र यानी काव्य शास्त्र। मैं इन सबको एक्सप्लेन भी करूंगी बारी बारी से, पूरा एक्सप्लेन करूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। पहले बस आप एक नजर डाल लीजिए कि कौन कौन सी यूनिट है जिनको आपको पढ़ना है ना, जिनसे आपका पेपर सेकंड जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है हिंदी का, उनमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं वो आपको क्लियर हो जाए। यूनिट 3 साहित्य शास्त्र, जिसे हम काव्य शास्त्र भी कहते हैं। यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, यानी कि हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य को जो भूमि प्रदान हुई है ना, जो आधुनिक भारत में जो जिसने हिंदी ने जो है भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, यहाँ उसकी बात हो रही है। वैचारिक पृष्ठभूमि, किन किन लोगों का उनकी विचारधाराओं का यहाँ योगदान रहा है। यूनिट 5 हिंदी कविता, यानी हमारी जो हिंदी साहित्य में हिंदी कविता का उद्भव और विकास है ना, और प्रमुख कवियों के बारे में इस यूनिट में देखा जाएगा। यूनिट 6 हिंदी उपन्यास। यूनिट 7 हिंदी कहानी। यूनिट 8 हिंदी नाटक। यूनिट 9 हिंदी निबंध और यूनिट 10 गद्य विधाएं। अब हम एक एक करके इन यूनिट्स के बारे में समझते चलेंगे। तो मैं एक एक यूनिट को लेती जाऊंगी और आपको संक्षेप में सारी चीजें समझाती भी जाऊंगी, जिससे आपको तैयारी करने में, चीजों को समझने में आसानी होती चली जाएगी। तो देखिए, नेट JRF के लिए पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या है। आपको आप क्या करते हैं कि यहाँ वहां से चीजें पढ़ते रहते हैं, आपको बेस नहीं पता होगा तो आप ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात कर लेते हैं। यूनिट 1 है हमारा हिंदी भाषा और उसका विकास। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। मैंने आपको अपने भाषा वाले वीडियोस में ये सारी चीजें बहुत ही बखूबी समझाई है कि हिंदी की वैचारिक पृष्ठभूमि, इसका इतिहास, यानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। इसमें हम क्या करेंगे, हिंदी शब्द कहाँ से आया, हिंदी शब्द की उत्पत्ति है ना, भाषा के रूप में इसका विकास किस भाषा से हुआ, यानी संस्कृत से इसकी कैसे विकास हुआ, संस्कृत से ये कैसे आगे बढ़ी, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश के रूप में ये किस तरीके से आती चली गई। इसके बाद प्राचीन काल में कौन सी भाषाएं बोली जा रही थी? हमने देखा प्राचीन काल में संस्कृत,
है ना। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश प्राचीन भाषाएं हैं। मध्यकालीन आर्य भाषाएं कौन सी थी हमारे मध्यकाल में? जैसे ही मुगल आए तो फारसी, उर्दू हमारी जो कौन सी भाषा हो गई? दरबारी भाषाएं बन गई थी मध्यकालीन आर्य भाषाएं। इसी के साथ साथ इसमें यह भी बताना होगा कि सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इन सब के बारे में मेरी पहले की वीडियोस में भाषा संबंधित जो मेरी वीडियो उसमें पूरी डिटेल से जानकारी दी गई है। जाके नीचे के लिंक में जाकर उनको जरूर देखिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ इस यूनिट में ही आपको भाषा के भौगोलिक क्षेत्रों को भी पढ़ना है। भाषा के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी पढ़नी है। जैसे कि मैंने आपको बाकायदा मैप के थ्रू आपको ये बोलियों के क्षेत्र, एरियाज, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं, उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा इसमें ही हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। इसी में आ जाएगा हमारा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का मतलब है ये है कि यहाँ से हम शब्द के शब्द रचना, है ना, वर्ण रचना, शब्द रचना, रूप रचना, यानी शब्द के कैसे वो पद बनता है, फिर कैसे वो वाक्य कैसे बनता है ना, वाक्य रचना का निर्माण कैसे होता है। और वाक्य रचना के अंतर्गत ही हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? ये कारकों का योग, है ना, लिंग, वचन, है ना, और संज्ञा, सर्वनाम, ये सारा जिक्र हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन सब का अध्ययन आपको इस पहली यूनिट में ही कवर करना है। साथ ही साथ शब्द रचना के अंतर्गत आप पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय, है ना, उपसर्ग प्रत्यय, और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कैसे होते हैं, समास, इसी में आपको समास भी पढ़ने हैं। तो ये पूरा व्याकरणिक स्वरूप इस पहली यूनिट में आपको देखने को मिल जाएगा, और जो कि धीरे धीरे मैं चल रही हूँ। साथ ही साथ अगली जो कड़ी आती है, जैसे कि बोली किसे कहते हैं, मानक भाषा किसे कहते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में मैंने आपको वीडियो बना के दिए हैं। मानक भाषा, साथ ही साथ राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, इन सब के बारे में जो है आपको पढ़ना है ना। संचार माध्यम, संवैधानिक स्थिति, पूरा मैंने संविधान के बारे में बता दिया आपको, है ना। राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, ये पूरी की पूरी चीजें जो है फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़नी है। तो आप समझ गए पहली यूनिट में क्या करना है कि हिंदी भाषा के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी प्रारूप हैं, है ना, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, उसका विकास, है ना, मध्यवर्गीय भाषा, मध्य युग में कौन कौन सी विकास, फिर भाषा का भौगोलिक क्षेत्र, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, इन सब के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। साथ ही साथ इसमें जो हिंदी की स्वनम व्यवस्था है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं, जिसमें हम वर्ण, शब्द, रूप, वाक्य, इन सब का जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे देवनागरी लिपि और उसका मानकीकरण। देवनागरी लिपि और उसका मानकीकरण, ये सब इन सारे टॉपिक्स में मैं वीडियो बनाती चली जा रही हूँ। आप ध्यान से मेरी चीजों को पढ़ते चलिए जाइएगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। दूसरा यूनिट 2 जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? इतिहास का दर्शन, यानी कि उसे किस दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, यानी कि इतिहास को पढ़ने के लिए क्या क्या हमारे पास दृष्टिकोण है, वो जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसकी कौन कौन सी पद्धतियां हैं, ये हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ साहित्य के इतिहास को क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास होता है, तो इतिहास को एक साथ कैसे पढ़ा जाए, तो उसके लिए कठिनाई होती है। एक साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, शुरू से लेके आखिर तक। तो क्या करते हैं, हम उसको समय में डिवाइड कर देते हैं। काल का मतलब होता है समय, अलग अलग समय में क्या क्या कार्य हुआ, उसको लेकर हम उसका काल विभाजन कर देते हैं, और उसी काल विभाजन के आधार पर क्या करते हैं, नामकरण कर दिया जाता है। तो हमारा जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ वो 4 रूपों में हुआ, और 4 रूपों के नाम इस प्रकार है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है। आदिकाल में हमें क्या क्या पढ़ना होगा कि आदिकाल के अंतर्गत हमें उसकी आदिकाल की विशेषता, यानी कि
हिंदी साहित्य के आदि काल में कौन कौन से कवि थे, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उस समय का समाज कैसा था, उन सब के विषय में हमें पढ़ना होगा। यानी जिस समय आदिकाल हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था उस समय राजा कौन था, यानी कौन सा प्रशासन था, कौन सा साम्राज्य था, तो आदिकाल में हर्षवर्धन साम्राज्य में देखने को मिलता है ना। तो कहने का मतलब ये कि उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का और उनकी विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी के साथ साहित्य किस रूप में देखने को मिल रहा था, यानी कि उस समय का समाज अपने विचार कौन कौन से साहित्य रच रहे थे। जैसे उस समय आदिकाल में ही रासो साहित्य लिखा जा रहा था, जैन साहित्य लिखा जा रहा था, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य लिखा जा रहा था। साथ ही साथ अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां भी लिखी जा रही थी और विद्यापति की पदावली भी लिखी जा रही थी। भक्ति काल के अंतर्गत क्या हो रहा था कि भक्ति काल जैसे आदिकाल समाप्त होता है भक्ति काल आ जाता है, क्योंकि मुगल आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि भक्ति क्यों आए, क्योंकि जब मुसलमान आए और मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया, जिससे हिंदू जो जनता थी वो अपने आप को अपने मन की शांति के लिए वो ईश्वर की शरण में जाने लगी। और ये भक्ति कहाँ उपजी, दक्षिण भारत में। तो इस तरीके से भक्ति आंदोलन के विषय में हम यहाँ आकर पढ़ते हैं, है ना। भक्ति काल के समय में कौन से राजा थे, कौन सा साम्राज्य था, उन सब के बारे में सब विस्तार वर्णन करना होगा। इसी समय सिकंदर लोधी थे, जिस समय कबीर जो है अपनी जो है जनता को उद्वेलित कर रहे थे, है ना। इसी तरह बहुत सारे संत साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, गोरखनाथ, मच्छेंद्रनाथ, बहुत सारे साहित्यकार यहाँ आ रहे थे। साथ ही साथ भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि, इसी समय बहुत सारे संप्रदाय भी हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं। अब बात करते हैं रीतिकाल की, है ना। तो रीतिकाल में हमें ये देखना होगा कि उस समय का समाज कैसा था, उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, क्योंकि रीतिकाल तक मुगल आ चुके थे और मुगलों के जो वैभवी ठाट बाप थे, तो उनके यहाँ बहुत सारे नवरत्न भी हुआ करते थे, जैसे तानसेन है ना, और अब्दुल रहीम खान हुआ करते थे। बहुत सारे कवि थे, लेखक थे, है ना, जो राजाओं की प्रशंसा में, उनके मनोरंजन में इतना लीन हो गए थे, है ना। तो उस तरीके का फिर उन्होंने साहित्य भी उन्हीं को समर्पित करके लिखा। लेकिन कुछ एक दो ऐसे भी साहित्यकार थे जो इनसे इतर होकर कार्य कर रहे थे। तो रीतिकाल में 3 धाराएं इस प्रकार हमें देखने को मिलती हैं। जो रीतिबद्ध कवि थे, यानी रीतिबद्ध जो थे, जो राजाओं के लिए सिर्फ काव्य शास्त्रीय वर्णन कर रहे थे। एक थे रीति मुक्त कवि, जो इनसे मुक्त होकर, यानी काव्य लक्षणी ग्रंथों से मुक्त होकर रचनाएं कर रहे थे। एक थे रीति सिद्ध, है ना, जो जिन्हें रीति लक्षण ग्रंथों का तो ज्ञान तो था, लेकिन साथ ही साथ कभी उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ न लिखकर उनका प्रयोग किया अपने काव्य रचना में, जैसे कि बिहारी। इसी तरह आधुनिक काल में आकर, क्योंकि उस समय का समाज हमें पता है, आधुनिक काल में अंग्रेज आ चुके थे, अत्याचार बढ़ चुके थे और आजादी की लड़ाई जो है अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो चुकी थी। तो 1857 का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि है, आर्थिक पृष्ठभूमि है, सांस्कृतिक, तो जितना भी इतिहास है वो इस समय हमें देखने को मिलता है। और इसी तरह आधुनिक काल में जो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी या जो रचनाएं लिखी अंग्रेजों के विरुद्ध में थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो इस समय भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, इन सारे युगों की विकास होता है। इसी के साथ गद्य की कुछ अन्य विधाओं का भी जन्म हमें देखने को मिलता है, जैसे उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, नाटक। आधुनिक काल में आकर साहित्य की अन्य गद्य विधाओं का भी जन्म हो जाता है। इसी तरह पत्रकारिता जो है, पत्रकारिता जो है इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो वो हिंदी साहित्य में पत्रिकाएं लिखी जाने लगी, पत्र लिखे जाने लगे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान भी इस समय देखने को मिलता है। ठीक है, तो नवजागरण की, यानी कि पुनर्जागरण और नवजागरण जैसे सिद्धांत यहाँ आने लगे। उत्तराधुनिकता जैसे कॉन्सेप्ट भी आधुनिक काल में हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं यूनिट 3, वो हमारा साहित्य शास्त्र से संबंधित है, यानी काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र को पढ़ने के लिए 2 विचारधाराओं का हमें अध्ययन करना है।
पहले में हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार और दूसरा होगा हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अनुसार। तो पहले हम नजर डाल लेते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार हमें क्या क्या पढ़ना है। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार हमें पढ़ने होंगे सबसे पहले काव्य लक्षण, यानी काव्य यानी कविता लिखने के लिए यानी पद्य लिखने के कौन कौन से लक्षण होते हैं। उसके साथ काव्य हेतु, हेतु का मतलब क्यों लिखा जाता है काव्य। तो काव्य कई कारणों से काव्य लिखा जाता है। यश प्राप्ति करने के लिए, है ना, धन कमाने के लिए, आत्म सुख के लिए, तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है काव्य लिखा जाता है। तो काव्य हेतु और इसी तरह काव्य प्रयोजन, उस काव्य का लिखने का मतलब क्या है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सारे पढ़ने होंगे। साथ ही साथ काव्य के जो है सिद्धांत, ये क्या है, ये सारे जो है काव्य के सिद्धांत हैं, जिनमें सबसे जरूरी क्या होता है, काव्य में सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं। काव्य में होना चाहिए रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। रस की निष्पत्ति भरत मुनि करते हैं, अलंकार में जो है भामह है और आपके कालिदास वगैरह जो है भामह, केशवदास, ये सब अलंकार को सिद्धांत मानते हैं। और जो ध्वनि है, ध्वनि को भी रस का सिद्धांत माना जाता है। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति को जो है काव्य का सिद्धांत माना जाता है और क्षेमेंद्र के अनुसार जो है औचित्य को काव्य का सिद्धांत माना जाता है। इसके साथ ही साथ साधारणीकरण सिद्धांत पर हमें ध्यान देना है और शब्द शक्ति क्या होती है, काव्य के गुण और दोष दोनों के बारे में विस्तार से जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी होंगी, कौन कौन से पाश्चात्य विचारक है और क्या वो अपने अपने सिद्धांत यहाँ देते हैं। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सबसे पहले नाम आता है प्लेटो का, है ना। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम सबसे पहले किनको पढ़ते हैं, प्लेटो को। तो प्लेटो का हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा और उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा। तो उन्होंने काव्य का सिद्धांत दिया, वो मतलब काव्य को जो है निरर्थक मानते थे। वो ये कहते थे कि जो काव्य है, कवि है, जो है जनता को क्या बनाता है, आलसी बनाता है, उसे कमजोर बनाता है। इसके साथ ही साथ अरस्तु का हमें विचार पढ़ना होगा। अरस्तु ने जो सिद्धांत दिया वो था अनुकरण का सिद्धांत। किसका, अनुकरण का सिद्धांत हमें पढ़ना होगा यहाँ पर, है ना। वो ये कहते हैं कि प्रकृति के अंदर जाने पर और प्रकृति का अनुकरण करने पर हमें, साथ ही साथ इनके दो और सिद्धांत है, त्रासदी और विरेचन। त्रासदी यानी जिसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, त्रासदी का सिद्धांत, और विरेचन, विरेचन मतलब होता है शुद्धिकरण, है ना। जब कोई घटना हमें बहुत ज्यादा विचलित करती है और विचलने से क्या होता है, हमारे अंदर से जो आंसू होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, तो जिससे क्या होता है, हमारा दुख जो है कम हो जाता है। तो अरस्तु के अनुसार ये तीन सिद्धांत दिए गए हैं, अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं बस सिलेबस समझा रही हूँ, क्योंकि अगर डिटेल में अगर जाऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। अगला नंबर आता है वर्ड्सवर्थ का। किसका, वर्ड्सवर्थ का। वो क्या, उनका क्या सिद्धांत है, वो काव्य भाषा पर विशेष ध्यान देते हैं। क्या पर, किस पर, काव्य भाषा सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत। इसके बाद आते हैं कॉलरेज। कौन, कॉलरेज। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, इन्होंने बताया है कल्पना और फैंटेसी के बारे में, है ना। इमेजिन और इमेज, कल्पना एंड और फैंटेसी क्या होती है, यानी सपने में भी सपना जो कोई देखता है उसे फैंटेसी कहते हैं। मुक्तिबोध इनसे बहुत प्रभावित थे। इसके बाद आती है अब आते हैं टीएस इलियट। ये सारे पाश्चात्य जो है विचारक है, पाश्चात्य साहित्यकार है, जिन्होंने जो है काव्य शास्त्र के लक्षण बताए थे। इनका सिद्धांत है निर्वैक्तिकता। निर्वैक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा।
है I.A. रिचर्ड्स। इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने कई सिद्धांत, एक दिया है मूल्य सिद्धांत और दूसरा दिया है आपका संप्रेषण सिद्धांत। तो इन सब के बारे में जो है आपको विस्तार से पढ़ना होगा इस यूनिट में। साथ ही साथ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे रूसी रूपवाद क्या होता है, यह भी आपको पढ़ना होगा। रूसी रूपवाद, फंतासी किसे कहते हैं, फंतासी, है ना। नई समीक्षा, मिथक, है ना, और विखंडनवाद और संरचनावाद, इन सब का आपको इस यूनिट में अध्ययन करना होगा। ये सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, यानी जो काव्य यानी जो पोइट्री के जो सिद्धांत हैं, उन सब का ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 क्या है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें क्या है, बेसिकली ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय नवजागरण। हम सबको पता है, क्योंकि भारतीय जब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है, हमारे सामने बहुत सारे समाज सुधारक उभर कर सामने आते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। ये आधुनिक 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक, जो न केवल समाज में बल्कि धर्म में भी जागरण ला रहे थे, मतलब उसमें सुधार कर रहे थे। जो हमारे धर्म में, जो हमारे समाज में जो पुरानी रूढ़ियां थी, प्रथाएं थी, उसमें जो है क्या कर रहे थे, नव संचार कर रहे थे, उसे नए रूप में प्रदान कर रहे थे। तो इसीलिए उसको क्या कर रहे थे, उसे नव जागरण का नाम दिया जा रहा था। तो जब समाज में ये सुधार हो रहा था, धर्म की जो रूढ़िता थी, जाति व्यवस्था थी, उस पर विधवा विवाह, रूढ़िवादिता, सती प्रथा, इन सब के बारे में विद्रोह हो रहा था। तो बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे जिनका प्रभाव हिंदी लेखकों पर भी पड़ा, और इसकी वजह से फिर हिंदी में भी नव जागरण का उदय होता है। जब समाज में कोई उदय होता है, समाज में जब कोई व्यवस्था चेंज होती है, परंपरा चेंज होती है, तो वो उसका प्रभाव क्या होता है, लेखकों, साहित्यकारों पर भी पड़ता है। तो जब भारतीय नव जागरण हो रहा था, तो उसका प्रभाव हिंदी नव जागरण पर भी देखने को मिलता है। उसी दौरान स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, है ना। गांधी जी देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अंबेडकर अपने जो है जाति मूलक व्यवस्था को दूर करने के लिए, सब अपने अपने आंदोलन कर रहे थे। और साथ ही साथ जो धार्मिक चीजें थी, उनमें भी कई प्रकार के बदलाव आ रहे थे। तो जो लेखक थे वो किस रूप में, कौन कौन थे, जो भारतेंदु थे, वो अपने लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य में बदलाव ला रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है भाषा के स्तर पर जो है बदलाव ला रहे थे। तो समाज में दो विचारधाराएं प्रमुख हो रही थी, एक गांधीवादी दर्शन और अंबेडकरवादी दर्शन भी उस समय उभर कर सामने आ रहा था। ये उसी समय की बात है जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज आगरा में 1800 के आसपास खोला गया था, और वहां पर जो है हिंदी के पठन पाठन के लिए जो है प्रक्रिया चल रही थी, है ना। जॉर्ज वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी लिखा जा रहा था। वहां पर ही राजा लक्ष्मण सिंह थे, राधिका रमण सिंह थे, ये सब वहां पर जो है हिंदी में अपना योगदान कर रहे थे। इसके साथ साथ जो पाश्चात्य दर्शन था, जैसे मार्क्सवाद, है ना, जो मार्क्सिज्म जिसे हम कहते हैं, मार्क्सवाद जो कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। मनोविश्लेषणवाद यानी साइकोलॉजिकली जो एस्पेक्ट पढ़ रहा था, उसके बारे में जो फ्रायड, युंग और एडलर ने जो है इस मनोविश्लेषणवाद को जो है प्रभावित किया था। साथ ही साथ अस्तित्ववाद, है ना, सार्त्र का जिसमें हम विश्लेषण पढ़ते हैं, सार्त्र का अस्तित्ववाद भी हम पढ़ेंगे। उत्तर आधुनिकता और अस्मिता मूलक यानी जो पहचान के लिए जो रचनाएं हो रही थी, दलित और स्त्री साहित्य की हम यहाँ बात करेंगे। तो ये इन सारे तथ्यों के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना होगा। तो ये आपको बात समझ में आ रही है, बिना हिस्ट्री उठाए आप साहित्य को नहीं समझ सकते। तो इतिहास और जो है साहित्य का बहुत ही सामंजस्यपूर्ण योगदान है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। देखिए, आपको जेआरएफ निकालने के लिए
हिंदी कविता से संबंधित जिन पोएट्रीज को, जिन कविताओं को, जिन पद्य को पढ़ना है, मैं उसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ कि हिंदी कविता वाले पोर्शन में आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, कौन से संपादक की वो बुक खरीदनी है यानी रखनी चाहिए। आप लाइब्रेरी से भी पढ़ सकते हैं। कहीं से कहीं वो पाठ्य पुस्तक आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे आदिकाल की जो पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट वाला प्रसंग है उसको पढ़ेंगे, पृथ्वीराज रासो का। अमीर खुसरो को पढ़ेंगे जिसमें उनकी पहेलियां और मुकरियां हैं। विद्यापति की पदावली पढ़ेंगे। विद्यापति पदावली डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित पदावली है, जो कि जहाँ पर एक पद संख्या, हमें कौन कौन से पद पढ़ने ये भी मैं बता देती हूँ। पद संख्या 1 से लेकर 25 तक पढ़नी। इतनी मोटी किताब है, पूरी किताब नहीं पढ़नी। कौन कौन से पद पढ़ने हैं? पद एक पहला पद से लेकर पद संख्या 25 तक सिर्फ पढ़नी है। इसी तरह कबीर ग्रंथावली आपको पढ़नी है। कबीर ग्रंथावली किसकी पढ़नी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित कबीर ग्रंथावली है वो पढ़नी है। और उसमें जो है कौन कौन सी पद पढ़ने हैं, पद संख्या दे रखी है 160 से लेकर 209 तक, है ना। बहुत इजी कर देती हूँ मैं आपको कि कौन सी किताब किसकी लेनी है और कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है। पढ़ने का काम आपका है ना। कबीर ग्रंथावली आपको पढ़नी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 160 से लेकर 209 तक। इसी तरह जायसी ग्रंथावली पढ़ लेनी है आपको, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। और उसमें नागमती में, क्योंकि 15 खंड है, और उसका जो है नागमती वियोग वर्णन आपको पढ़ जाना है ना। नागमती वियोग वर्णन आपको पढ़ जाना है। इसी तरह तुलसी की रामचरितमानस आपको पढ़नी है, जिसमें आपको उत्तरकांड पढ़ना है। रीतिकाल का बिहारी सतसई आपको पढ़ना है। बिहारी सतसई आपके किसके लेंगे? बहुत से संपादक बिहारी सतसई निकालते हैं, तो आपको लेना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी सतसई, पद संख्या 1 से लेके 50 तक। इसी तरह घनानंद ग्रंथावली, घनानंद की पदावली जो है वो आपको पढ़नी है। किसकी पढ़नी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की, पद संख्या 130 1 से लेकर 30 तक। मीराबाई का भी जो है, मीराबाई की पदावली भी विश्वनाथ त्रिपाठी की पढ़नी है, पद संख्या 120 तक। और आधुनिक काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास पढ़ना है। साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त का आपको भारत भारती और साकेत पढ़ना है। साकेत का जो है नवा सर्ग, साकेत का कौन सा नवा सर्ग आपको पढ़ना है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद का आंसू और कामायनी भी पढ़ना है ना। आप वो पढ़िए जयशंकर प्रसाद का कामायनी और आंसू। तो मैं बस जल्दी में संक्षेप में जल्दी से बता देती हूँ। जयशंकर प्रसाद, आंसू और कामायनी। कामायनी भी 17 सर्गों में है, तो इसमें आप लज्जा पढ़ेंगे, श्रद्धा पढ़ेंगे और इड़ा पढ़ेंगे, बस। ठीक है, ज्यादा पूरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा निराला का आप पढ़ेंगे, निराला का आप कविताएं पढ़ेंगे। जूही की कली, है ना, जूही की कली, जागो फिर एक बार। इन कविताओं को आप पढ़ लीजिएगा, आपका जेआरएफ निकलना निश्चित है। सरोज स्मृति आपको पढ़नी जरूर पड़ेंगी ये कविताएं। राम की शक्ति पूजा, और कुकुरमुत्ता। और मुझे पता है ये बीए और एमए में आपके ये पूरी ये जो है कविताएं आपने पढ़ ली हैं। आप इनको फिर से पढ़ते चले जाइए। बांधो ना नाव इस ठाव, बांधो ना नाव इस ठाव। तो ये जो है सारे कविताएं पढ़ ले जाइएगा निराला जी की। साथ ही साथ सुमित्रा नंदन पंत की जो है, जो कविताएं है सुमित्रा नंदन पंत की, वो है परिवर्तन और प्रथम रश्मि, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। ठीक है। इसके अलावा महादेवी वर्मा की बीन हूं मैं,
मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दुख की बदली फिर विकल है प्राण, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। तो इस तरीके से महादेवी वर्मा। इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर की कविता है उर्वशी, जिसका तृतीय अंक आपको पढ़ना है। कौन सी कविता है रामधारी सिंह दिनकर की? उर्वशी, उसका आपको तृतीय अंक पढ़ना है। नागार्जुन को आपको पढ़ना है कालिदास, बादल को गिरते देखा, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक। आगे की आप कौन कौन सी रचनाएं पढ़ेंगे? आगे की कविताएं हैं कलगी बाजरे की, यह द्वीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। मुक्तिबोध की रचना भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। साथ ही साथ धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोची राम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। हिंदी उपन्यास आपको कौन कौन से पढ़ने हैं? तो पहला है देवरानी जेठानी की कहानी। क्या है? देवरानी जेठानी की कहानी किसकी है? पंडित गौरी दत्त का। पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है, इसको पढ़ना है। साथ ही साथ परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु आपको पढ़ना है, किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। लाला श्रीनिवास दास। देखिए, मैं वो पुस्तकें आपको पढ़ा रही जिनसे आपको प्रश्न मिलते हैं। गोदान, प्रेमचंद का गोदान आपको पढ़ना है। साथ ही साथ शेखर एक जीवनी, आगे का शेखर एक जीवनी, आगे। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। झूठा सच यशपाल का। मानस का अंश अमृतलाल नागर का। तमस भीष्म शानी का। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। आपका बंटी मन्नू भंडारी। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र। ये जो उपन्यासों के मैंने नाम लिए, इन्हें जरूर आप एक बार पढ़ लेना। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 7 यानी हिंदी कहानी, यानी कौन कौन सी कहानियां हैं जिनको आपको पढ़ना है ना। तो एक नजर में आप जल्दी से देखते चले जाइएगा। तो देखिए, जो कहानी सबसे पहले पढ़नी है आपको, एक है ढुलाई वाली। क्या है वो कहानी आपने बीए में पढ़ी होगी, ढुलाई वाली, जिसके रचनाकार है राजेंद्र वाला घोष। कौन है? राजेंद्र वाला घोष। ये कौन है? एक बंगला की महिला है, जिसे हम बंग महिला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बंग महिला के नाम से जानते हैं, है ना। इसके बाद जो अगली कहानी हमें पढ़नी है, एक टोकरी भर मिट्टी, माधव प्रसाद सप्रे की। उसके बाद राही, सुभद्रा कुमार चौहान की कहानी है राही। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह और दुनिया का अनमोल। ईदगाह कहानी आपको पढ़नी है। अगली कहानी है राजा राधिका रमण सिंह की कानों में कंगना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी आपको पढ़नी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। 1915 में रचित ये कहानी है, उसने कहा था। इसको आप जरूर पढ़ जाइएगा। 2-3 कहानियां तो आपको पढ़नी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है, उसने कहा था, उसको आप जरूर पढ़िएगा। उसी में से बहुत सवाल बनते हैं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, आगे की कहानी गैंग्रीन, शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार, भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया, हरिशंकर पारसाई की कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, पिता ज्ञान रंजन की कहानी, कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया और परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी। अगली यूनिट है हिंदी नाटक, जिसमें आपको जो नाटक पढ़ने हैं, पहला है
अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक है, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा अंधायुग, धर्मवीर भारती का अंधायुग, सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली। और इसके अलावा आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का नाटक आपको पढ़ना है। आगरा बाजार, हबीब तनवीर का है, जिसको आपको पढ़ना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का आपको पढ़ना है एक और, द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस्क का अंजू दीदी और मन्नू भंडारी का महाभोज। यूनिट 9 हिंदी निबंध से संबंधित है। हिंदी निबंध में जिन निबंधों को आपको पढ़ना है वो उनमें है दिल्ली दरबार, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ निबंध है। इसके अलावा शिव मूर्ति, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा हुआ निबंध, बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके अलावा विद्या निवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का निबंध उत्तर फागलोनी के आसपास, विवेकी राय का निबंध उठ जाग मुसाफिर और नामवर सिंह का निबंध संस्कृति और सौंदर्य। यूनिट 10 जो है, 10वां जो यूनिट है वो गद्य विधाओं से संबंधित है, जिनमें आपको आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा विवरण ये पढ़ने हैं। तो जो संस्मरण है, माटी की मूर्तें, रामरक्ष बैनीपुरी का, ठाकुरी बाबा, महादेवी वर्मा का, मुर्दिया तुलसी राम जी की जो है क्या है, आत्मकथा है। एक दलित लेखक है, दलित साहित्यकार है तुलसी राम, जिन्होंने आत्मकथा लिखी मुर्दिया। इसके अलावा जीवनी है शिवरानी देवी की प्रेमचंद्र घर में, मन्नू भंडारी की कहानी है, कहानी क्या मतलब उनकी जीवनी है, एक कहानी है अभी। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा जो कि एक जीवनी है। हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलू क्या याद करूं, ये उनकी आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता का आपहू दरी, ये उनका संस्मरण है। हरिशंकर पारसी का भोला राम का जी। और इसके अलावा जो जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का, दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध की एक लेखक की डायरी, राहुल साकृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावर याद रहेगा अज्ञे का, है ना। तो ये आपका पूरा सिलेबस है हिंदी विषय का नेट जेआरएफ के लिए। और जो गद्य विधाओं के जो विकास की बात है वो यूनिट 2 में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे हिंदी कहानी का उद्भव विकास कहाँ से होता है, कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैंने पूरा सिलेबस एक एक पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है, कौन कौन सी टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी है, ये सब के बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को इसी तरह लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा और कमेंट भी करते जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। और जो भी मेरी वीडियो आ रही है या जो भी टॉपिक्स आपको लगता है, जैसे पहला टॉपिक मेरा चल रहा है, पहला यूनिट जिस भाषा से संबंधित है, उस सारे भाषा से संबंधित जो भी वीडियो है, जो भी आपको जानकारी लेनी है, उन सब का लिंक मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आप वहां पर जाकर वो मेरे पूर्व के वीडियो देख सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।